फ्रेंड्स, द कैनोनाइजेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन पोएम्स ऑफ जॉन डन। ठीक है। इसमें वो बात करते हैं लव रिलेशनशिप की, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लव और सेटिस्फेक्शन की, और उसमें कैसे समा जाना है प्रेम में। और दोस्तों, क्रिटिक्स कहते हैं कि ये उन्होंने अपनी बिलव्ड एनी मोरी को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। तो पोइट कहते हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, कि भगवान के लिए तुम अपनी ज़ुबान को लगाम दो या उसे काबू में रखो और मुझे छेड़ो मत, मुझे प्रेम करने दो। तो दोस्तों, ये पोएट जो हैं ये अपने किसी फ्रेंड से ये चीज़ कह रहे हैं जो अननोन फ्रेंड है। ठीक है। फिर कहते हैं, और चाइल्ड माई पॉलिसी और माई गॉड माई 5 ग्रे हेयर्स और रूंड फॉर्चून फ्लोट। तो यहाँ पे चाइल्ड का मीनिंग है ब्लेम करना। पॉलिसी मीन्स एक तरह की डिजीज़ जो बुढ़ापे में होती है, जिसमें बॉडी कांपने लगती है, या आप पैरालिसिस कह लीजिए। और गाउट, गाउट को बोलेंगे गठिया। 5 ग्रे हेयर्स तो आप समझ गए कि सफ़ेद बाल। और रूंड फॉर्चून मीन्स अपने दौलत को बर्बाद कर देना इन लव मेकिंग। एंड फ्लाउट मीन्स स्मोक एट। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पोएट अपने फ्रेंड से कह रहा है कि तुम मेरा परिहास उड़ा सकते हो, तुम मजाक कर सकते हो, मुझे ब्लेम कर सकते हो मेरे पैरालिसिस पे, मेरे गठिए पे, मेरे बूढ़े बालों पे, गंजेपन पे तुम मुझे ब्लेम कर सकते हो, लेकिन तुम मेरे प्यार के ऊपर उंगली मत उठाओ। विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड्स एंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। मैंने तो अपनी दौलत बर्बाद कर दी है इन सब चीज़ों में, तुम जाके जाओ दौलत कमाओ। ठीक है। उससे तुम्हारी पोजीशन समाज में इम्प्रूव होगी, और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, उससे तुम्हारा माइंड इम्प्रूव होगा। टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस, कंटेम्पलेट वट यू विल अप्रूव, सो यू विल लेट मी लव। तो वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और अपनी जगह जो है वो किंग के दरबार में बना सकते हो, चाहो तो उसके ऑनर और उसके ग्रेस को ऑब्जर्व करो। दोस्तों, वो उसे कहता है कि हासिल करो, और जो वहाँ पे तुमने धन दौलत कमाई है वहाँ पे उसके स्टैम्प्ड फेस को, जो सिक्के हैं उसके ऊपर राजा के स्टैम्प्ड फेस को देखो। या फिर कंटेम्पलेट मीन्स टू लुक एट, उसका वेट कर दो, दरबार में वेट करते हुए राजा के दरबार में तुम उसके रियल चेहरे को, फेस को देख सकते हो। ठीक है। और वो कहता है लास्ट में कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जो चाहे तुम कर सकते हो, डू वट एवर यू लाइक, बट उसे लव मेकिंग में तुम उसे मत रोको। ठीक है। बट ही मस्ट नॉट डिस्टर्ब हिम इन हिज लव मेकिंग। तो ये है फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग। दोस्तों, ये स्टैंजा एग्जाम में पूछा जाता है, अलास अलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव, वट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइज ड्रॉन, हु सेज माई टेयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड। तो दोस्तों, अलास मीन्स सोरो को एक्सप्रेस करना, अपनी अनहैप्पीनेस को। पोएट यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि उसके प्रेम करने से किसी को क्या इंजरी हो रही है, और उसके विलाप करने से कौन से मर्चेंट शिप पानी में डूब गए या बह गए। और तो और वो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उसके आंसुओं से कौन सी बाढ़ आ गई, कौन सी दिक्कत आ गई जो सबको प्रॉब्लम हो रही है। इन शॉर्ट वो यही कहना चाहता है कि अगर वो किसी से प्रेम करता है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कहीं बाढ़ नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, इस तरह से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। पोएट कहता है, व्हेन डिड माई कोल्ड्स अ फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव। का मतलब है दोस्तों, द कोल्डनेस ऑफ हिज साइज। जो वो रोता है सुबक सुबक कर, तो उसकी जो कोल्डनेस है, उसकी ठंडक है जो रोने की, उससे क्या होगा, विंटर लंबी हो जाएगी क्या, सर्दियाँ लंबी हो जाएंगी, विंटर सीज़न अपना जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा लेगा, या फिर स्प्रिंग आने में कोई डिले हो जाएगा। तो किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। व्हेन डिड द हीट्स विच माई वेन्स फिल एड वन मैन टू द प्लेग बिल। पोएट यहाँ कहना चाहता है कि द फायर ऑफ द लव जो उसकी वेन्स के अंदर बर्न कर रही है, जल रही है, क्या उससे प्लेग जैसी कोई महामारी फैल रही है जिससे डेथ टोल बढ़ रहा है। आगे पोएट कहता है, सोल्जर्स फाइंड आउट वार्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल। कि सोल्जर तो अभी भी युद्ध में जा रहे हैं, वार में जा रहे हैं, वैसे के वैसे ही जैसे पहले जाते थे। लॉयर्स भी अपने क्लाइंट्स के साथ अभी भी वैसे ही डील कर रहे हैं। लिटिजियस मैन विच क्वेल्स मूव दो शी एंड आई डू लव। तो फाइनली वो ये कहता है कि जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो अपने हिसाब से चल रहा है जैसे वो हमेशा चलता था। ठीक है। तो उसे क्यों कोई उसके लव मेकिंग में क्वेश्चन करता है, वाई शुड देन एनी बडी ऑब्जेक्ट टू हिज लव मेकिंग। तो इस तरह से ये सेकंड स्टैंजा भी ख़त्म होता है। दोस्तों, ये सेकंड और थर्ड स्टैंजा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्ड स्टैंजा कुछ इस तरह से, कॉल अस व्हाट यू विल वी आर मेड सच बाय लव, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई,
वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ओन कोस्ट डाई। कहता है कि तुम चाहे जो भी बुलाओ हमें, जो तुम्हें पसंद है, ठीक है, पोएट और उसकी बिलव्ड को तुम जो चाहे वो बुला सकते हो, लेकिन वो जहाँ भी रहेंगे दे आर मेड सच बाय लव, वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो चाहे तो उन्हें फ्लाई और उसकी बिलव्ड को अनदर फ्लाई भी कह सकता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। दे आर बोथ टेपर्स ऑल्सो, वो एक टेपर्स मीन्स कैंडल, वो कैंडल भी बुला सकता है उन्हें। फॉर दे बर्न दैम सेल्फ आउट फॉर ईच अदर्स लव, वो खुद को जला देंगे एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, ठीक है फ्रेंड। साथ में ये भी कहता है एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड डव, वो अपने आप में ईगल और डव को भी देखते हैं, ठीक है दोस्तों। दे आर लाइक ईगल एंड डव। इस तरह से कि ईगल थोड़ा शिकारी पक्षी है जो मारता है डव और बाकी सारे इनोसेंट और मीक थोड़े जेंटल बर्ड्स को, छोटे छोटे पक्षियों को। और पोएट और उसकी बिलव्ड जो हैं वो अपने आप में दोनों अगर कंबाइन तरीके से देखा जाए, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं पोएट कहता है वो ईगल एंड डव के जैसी हैं। बोथ जेंटल भी हैं डव की तरह और बोथ आर टायरनिकल और डिस्ट्रक्टिव लाइक ईगल, ठीक है। वो एक दूसरे का शिकार भी करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैसे? प्यार से। देयर लव इज़ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड सेल्फ कंज्यूमिंग, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से इस लाइन का गहरा मतलब है। द फनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट, सो टू वन न्यूट्रल थिंग्स बोथ सेक्सेस फिट। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो फनिक्स बर्ड एक ऐसा पक्षी है दोस्तों, मिथिकल बर्ड है ये, जो कहते हैं कि एक समय में सिर्फ एक ही होता है पूरे संसार में, और जब इसकी लाइफ का जो टर्म है वो ख़त्म हो जाता है, मान लो जितनी इसकी एज है 10 साल 20 साल, उसके बाद क्या होता है ये जल जाता है खुद ही और इसकी राख से दूसरा फनिक्स प्रोड्यूस हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये है फनिक्स, ऐसा पक्षी। तो ये अकेला पक्षी एक समय में एक ही टाइम में रहता है इस संसार में, ऐसा माना जाता है। आपने हैरी पॉटर भी देखी होगी, उसके अंदर भी जो प्रोफेसर डम्बलडोर है उसके पास एक फनिक्स था मूवी में, अगर आपने देखी है तो वो उसमें दिखाते हैं किस तरह से वो बर्न हो जाता है फिर से तैयार हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो है फनिक्स। दोस्तों जो भी मैंने फनिक्स के बारे में आपको बताया, तो पोएट यही कहता है कि इस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है फनिक्स रिडल को उनके प्रेम के साथ रिलेट करके। भले ही वो दोनों दो अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन उनका जो प्यार है वो उन्हें एक बनाता है, एक न्यूट्रल सेक्स बनाता है। जिस तरह से जो फनिक्स है वो भले ही एक बर्ड है लेकिन मेल फीमेल उसके अंदर हैं, ठीक है। जिस तरह से फनिक्स मृत्यु को प्राप्त होता है उसके बाद ज़िंदगी को वो फिर से हासिल करता है, उसी तरह से उनका प्यार है वो मरने के बाद भी अमर रहेगा। कहता है वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव्स मिस्ट्रीज बाय दिस लव, हम इसी तरह से मरेंगे फिर जिएंगे, अमर हो जाएंगे और प्यार की मिस्ट्रीज को सॉल्व करेंगे। वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव एंड इफ़ अनफिट फॉर टॉम्स एंड हर्स आवर लेजेंड बी इट विल बी फिट फॉर वर्स। कहता है कि वो अपने प्रेम से अगर अमरता को हासिल यानी कि फिर से ज़िंदगी को हासिल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, एटलीस्ट एक साथ मर तो जाएंगे। और उनकी स्टोरी जो है अगर लोग उसे स्तंभ या फिर मॉन्यूमेंट मकबरे बनाने के लिए ज़रूरी नहीं समझेंगे, तो एटलीस्ट जो पोएट हैं वो तो अपनी सोनेट्स में, अपनी पोइट्री में उनकी प्रेम कहानी को ज़रूर लिखेंगे एज अ लव पोएम। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स एज वेल अ वेल रोट अर्न बिकम्स द ग्रेटेस्ट एशेज अ हाफ एकड़ टॉम्स। जो पोएट है वो कहता है कि जो सोनेट्स होती हैं ना, जो लव पोएम्स हैं, ये जो होती हैं एकदम वेल बिल्ट कंटेनर्स होते हैं दोस्तों, एज गुड फॉर बरियल एज अ बिग मॉन्यूमेंट स्प्रेड ओवर हाफ एन एकड़। कहता है हाफ एन एकड़ में जितना बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, मकबरा बनाया जाता है, उससे बहुत अच्छी होती हैं सोनेट्स। अगर मुझे पोएट जो अपनी लव पोएम्स में याद रखेंगे तो वो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है, मरने के बाद भी, क्योंकि उन्हें याद रखा जा रहा है लव पोएम्स में, जो कि बहुत ज़्यादा बेटर हैं उन स्पेशियस मकबरों से जो बनाए जाते हैं किसी की यादगार में, ठीक है फ्रेंड्स। एंड बाय दीज हाइम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैननाइज्ड फॉर लव। तो कहता है कि ये जो सॉन्ग्स ऑफ वर्शिप हैं, लिरिक्स के तौर में जब लोग इन्हें पढ़ेंगे तो इन्हें संत ऑफ लव, लव के संत महात्मा कहेंगे, ठीक है, और इस तरह से ये अमर हो जाएंगे। ये इतनी ताकत होती है सोनेट्स में, लव पोएम्स में, लिरिक्स में, ठीक है दोस्तों, वो कहना चाहते हैं पोएट। दोस्तों एंड में पोएट यही कहता है कि इन कमिंग जनरेशन में वो संत ऑफ लव के तरह से जनरेशन में जाने जाएंगे, लोग उनके पास आएंगे
और अपने प्रेम को सफल करवाने के लिए भगवान से उनके थ्रू एक प्रे करेंगे। मीन्स जिस तरह से उनका जो हेर्मिटेज मतलब उनका जो आश्रम है, जो संत होते हैं वो आश्रम में रहते हैं, तो वो एक दूसरे की सोल के अंदर वास करते थे, एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे के अंदर थी। उन दोनों प्रेमियों में ही सारा संसार वो देख लेते थे, चाहे टाउन कहो, चाहे कंट्री टाउन एट्सेट्रा, सब कुछ मतलब वो एक दूसरे के अंदर ही देख लेते थे। पूरा संसार वो एक दूसरे में ही पा गए थे, इतना प्रेम था उनको आपस में। दे सा द रिफ्लेक्शन ऑफ एंटायर वर्ल्ड इन ईच अदर साइज। मतलब एक इतना बड़ा संसार है, उसको वो एक दूसरे की आंखों में ही देख लेते थे। उनके लिए वो एक दूसरे के लिए वो वर्ल्ड थे, ठीक है। वाइल फॉर अदर्स लव इज काज ऑफ सोरो एंड सफरिंग। कुछ लोगों के लिए क्या होता है, प्यार सोरो और सफरिंग का कारण है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं था। लव ब्रॉट शांति एंड हारमनी, पीसफुलनेस उनकी ज़िंदगी में। इसलिए दे वुड बी रिगार्डेड कैनोनाइज्ड सेंस ऑफ लव, इसलिए वो माने जाएंगे एकदम कैनोनाइज्ड सेंस। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैनोनाइज का मीनिंग। टू डिक्लेयर एज अ सेंट, ठीक है दोस्तों, वो अपने आप को संत डिक्लेयर इस माध्यम से करेंगे और लोग उनके पास आएंगे और प्रे करेंगे उनके बिहाफ में गॉड से कि उनका भी प्यार उनकी तरह अमर हो जाए। तो ये थी दोस्तों कैनोनाइजेशन। कैनोनाइज का मीनिंग एक बार फिर से बताता हूँ, टू डिक्लेयर एज अ सेंट प्रीस्ट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।